यस हेलो सर। सर। सर वो किसी दूसरे को मैं मैसेज भेज रहा था तो आपके पास चला गया वो मैसेज। कुछ नहीं, मैंने देखा ही नहीं, क्या भेजा था? वही सर वही जो मतलब एक ऑप्शन है ना। हम मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसे मैं अभी बोल रहा था उसे। हाउ डू यू कंसिडर योरसेल्फ सुइटेबल फॉर दिस जॉब, वो मतलब डिस्कस जस्ट एट अ सेपरेट सीट, तो मतलब कैसे क्या करना है ये मतलब इसके लिए तो आपके पास चला गया। तो सर आपके पास पूछ लेता मैं। यस, मैंने ग्रुप में भेजा था लिखकर, अगर आपको याद हो तो। लेकिन मैंने छोटा लिखा था, आप अपने हिसाब से बड़ा लिख सकते हैं वैसे। ग्रुप में मैंने अच्छा भेजा था। हाउ डू यू कंसिडर वाला जो क्वेश्चन था। सर वो मतलब हैंड राइटिंग करना है या फिर वर्ड पे टाइप करके देना है। तो वर्ड पे भी भेज सकते हो। इसको तो प्रिंट निकाल के आप हैंड से भी कर सकते हो, वर्ड से भी कर सकते हो, पूरा करना चाहो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पीडीएफ को आपको वर्ड में कन्वर्ट करके उस पर लिखना पड़ेगा। और हैंड राइटिंग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो एक ही सिमिलर है। ओके ओके सर। एक्चुअली सर कुछ दिक्कत आ गई अभी। मैं तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे मेरा तो एक्सपीरियंस मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेशर्स हूँ ऐसा मैं दे दिया। और अभी तो मैं मतलब इनोशिप वगैरह वो सब दे रहा हूँ तो मतलब कोई दिक्कत होगा क्या इस पे। सर क्या लिख दिया है आपने? मतलब एक्सपीरियंस में मतलब कुछ दिया नहीं मैं फॉर्म फिलअप के टाइम पे। हाँ, तो मत लिखिए। अगर जब फॉर्म आपने फिल किया था उस टाइम पे अगर लिखा है, वो अभी भी लिख सकते हो। लेकिन फिर आपको पीएचडी बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ। बात सर ये। लेकिन वो जो फॉर्म फिलअप के टाइम पे जो उधर जो कलम्स था ना उधर लिखा था सीटीसी क्या है, कंपनी का नाम क्या है। मतलब वो पोपट जॉब, ये तो पोपट जॉब नहीं है, इधर सीटीसी वगैरह तो कुछ नहीं होता है, बस जस्ट फेलोशिप होता है वही। प्रॉपर मतलब जॉब सीटीसी नहीं। मतलब कॉस्ट। यस, प्रॉपर जॉब नहीं है आपकी, ना प्राइवेट ये जॉब नहीं है, ये तो स्कॉलरशिप में आता है पीएचडी। हाँ तो ये तो बस एम्प्लॉय जैसा ऐसा कुछ एम्प्लॉय तो मैं वो मतलब क्या करूँ उसको जो नो इनो से दे रहा हूँ, यस इनो से दे रहा हूँ, लेकिन वो वाला जो कॉलम है उसे मैं मतलब मैंने टिक कर दिया उसके ऊपर, तो उसे क्या करूँ, टिक बंद कर दूँ उसे, जो टिक मतलब बंद कर दीजिए, व्हाइट ना एम्प्लॉय में देखे। नहीं आएगा वो। एम्प्लॉय में नहीं आएगा, आपका स्कॉलरशिप में आएगा। अच्छा अच्छा। पता नहीं सर मतलब ठीक है, और सर कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म की मैं लास्ट तो डेट क्या है भेजने लगभग की? 12 तारीख है। सर 12 तारीख है। मेरे तो लिखना हो गया। एक्चुअली सर कल तो वो जो यूनिवर्सिटी लेने के चक्कर में मैं मतलब रात शाम तक मैं उधर ही यूनिवर्सिटी पे मतलब घूमता रहा। फिर घर आने के बाद तब मतलब कर नहीं पाया। और आज डिपार्टमेंटल कुछ एक्टिविटीज था, पिकनिक वगैरह, तो उधर मतलब मैंडेटरी था, वो जाना पड़ा, और आते आते मतलब रात हो गया, तो बच के वो रहिए आप, सब करते मौसम करते। थोड़ा। मौसम चेंजेबल है थोड़ा, आप अपने आप को, आपका जो मुझे लगता है कोल्ड वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ये थोड़ा आप हाँ बचिए, थोड़ा क्योंकि थोड़ा। मौसम चेंज है, क्योंकि आपको इंटरव्यू देना है 20 को। और आप सफ़र करेंगे अभी, तो थोड़ा केयरफुली रखिए। गर्म पानी और हॉट वाटर करके आप नाइट में पीजिए। नाइट में दूध के साथ हल्दी वगैरह, जिससे कि आपका इम्यूनिटी पावर थोड़ा सही रहेगी, क्योंकि आपको कुछ हाँ प्रॉब्लम हाँ हाँ। होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इंटरव्यू देना है आपको, ठीक है ना, तो फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर, आपने सही बोला सर, हल्दी, दूध हल्दी को पीना जरूरी है अभी अभी जो हल्दी का दिक्कत आ दूध, रही है। हाँ, नाइट में, क्योंकि सही हो जाओगे आप। और ये आपका ये जो हो रहा है कोल्ड वाला, तो स्टीम लीजिए आप, क्योंकि मेडिसिन लोगे, मेडिसिन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है सर। एक्चुअली लास्ट 3 4 दिन पहले ये लग गया है बहुत, तो मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसी कारण हो गया। तो सर अच्छा अभी सर एक छोटा सेशन आप कर लोगे सर। यस, क्या टॉपिक किया है आपने? मैंने सर वो जो लेबोरेटरी सेक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन, वो भी पढ़ा, और वो जो फर्टिलाइजर वाला पार्ट है वो भी मैं पढ़ चुका हूँ। बस एनएफएल के बारे में एक बार मैंने मतलब वो एक बार देखना था, वो मैंने देखा नहीं हूँ, और वाटर जो सेक्शन है वो भी मैंने देखा नहीं, वो मतलब बहुत पहले किए थे, तो वही जो अगर याद होगा तो। ये लेट बी स्टार्ट, नो प्रॉब्लम, लेट बी स्टार्ट, बेसिक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ।
Thank you for giving me opportunity to introduce myself. I am Saurabh Mandal from South Chব্বিশ Pargana, West Bengal. I have completed my secondary education from Bothra High School under West Bengal Board of Secondary Education. I have completed my high secondary education uh, from Bothra High School under West Bengal Council of High Secondary Education. I am graduated from Bangwashi College in Chemistry Honors under University of Calcutta. And after completing my graduation, I uh, have completed my post graduation in chemistry from IIT Asan Dhanbad. And after this, I prepared for various competitive examinations like a PSU exam and geoscientist exam. And within this duration, I qualified NET and GATE both examination. And I was awarded NET examination, NET JRF for two times. And after this, after this I started my career as a researcher, and I am doing research in synthetic organic chemistry from Jadavpur University. And as my strong point, I think I am good at what I do, and as my hobby, I like martial art, and practice martial art also. Thank you. Yes, good. Yeah, next move on. Your laboratory sections. What the basic difference between qualitative, quantitative, volumetric, grammatic analysis? सर क्वालिटेटिव एनालिसिस पे जहाँ पर बस ओनली डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब कोई एसिड रेडिकल या फिर बेसिक रेडिकल, जैसे Fe3+, कॉपर 2+, अगर हम एसिड रेडिकल के बारे में बोले तो NO2+, और NO3-, NO2-, any type of halides detection, only just detection. But in the case of quantitative analysis, here we have to estimate quantitatively. That means how much amount of analyte was absent in the given analyte. And in the case of gravimetric analysis, here we just convert our given chemical species or analyte to a specific composition, uh, uh, to a complex that having a specific composition. And from the weight of that specific composition, we can calculate the total concentration or total amount of the desired analyte present in the given uh, given mother liquor. Yes. First is qualitative, quantitative analysis. Yes, which metal is so flame test? S block, P block. So, generally, S block element more मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट फ्लेम टेस्ट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे सोडियम जो गोल्डन येलो फ्लेम देते हैं, और पोटेशियम जो वायलेट फ्लेम शो करता है। बेरियम जैसे एप्पल ग्रीन फ्लेम दे देते हैं। कैल्शियम ब्रिक रेड, स्टोरेंशियम ट्रांजिएंट रेड। Yes. Next is gravimetric analysis. What is gravimetric analysis? सर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पे एक जो गिवन एनालाइट होता है और जो टारगेट एनालाइट होता है, उसी के अंदर जैसे कोई भी मेटल आयन है, वही मेटल आयन को कोई एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स पे कन्वर्ट किया जाता है, जिसका वेट जिसका वेट अच्छे से ड्राई करने के बाद लिया जाता है, और फिर वही वेट से हम
कितना अमाउंट होता है, जो मेटल या फिर जो नॉन मेटल, जो टारगेट एनालाइट है उनका जो अमाउंट है वो मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, फॉर निकल मेटल आयन और Na2+ आयन, we can calculate the total amount of nickel ion present by using DMG ligand or DMG chelating substrate, जहाँ पर हम डीएमजी जहाँ पर हम अगर डीएमजी ऐड कर देते वही निकल सॉल्यूशन के अंदर, या फिर सबलाइट एनलाइट के अंदर, तब निकेल कोऑर्डिनेट कर लेता है डीएमजी को और एक रेड कलर प्रेसिपिटेट मिल जाता है। और उस फिर वही रेड कलर प्रेसिपिटेट को हम अगर अच्छे से फिल्टर कर लेते हैं और फिर अच्छे से ड्राइंग प्रोसेस करने के बाद जितना भी वेट मिल जाता है वही वेट से हम निकेल कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, next is volumetric analysis. Volumetric analysis, first is titration. What is titration? How many type of titration? Describe one by one. Generally, in the case of volumetric analysis, we have to um, titrate using we have to titrate, uh, and we calculate the volume and strength by using the by using a known equation V1S1 equal to V2S2, जहाँ पर अगर कोई एक वॉल्यूम या फिर जो स्ट्रेंथ अगर हमें पता होता है, तो हम दूसरा कोई जो सबस्ट्रेट है उसी का वॉल्यूम और स्ट्रेंथ हमें मिल जाता है। तो जनरली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बहुत तरीका होता है, जैसे एल्कालीमेट्री, एसिडिमेट्री। रेडॉक्स वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर भी आ जाते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन। Yes, what is indicator? How many type of indicator? इंडिकेटर जनरली एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जहाँ पर जिसका दो कलर होता है। अगर हम रेडॉक्स टाइटेशन के बारे में बोलो तो कोई एक ऑर्गेनिक मटेरियल जिसका अगर जो ऑक्सीडेशन फॉर्म का जो कलर होता है, वो जो रिडक्ट फॉर्म होता है, रिडक्शन फॉर्म होता है, वही कलर से अलग हो जाता है। तो मैं जनरली यही प्रॉपर्टी के लिए कोई भी टाइटेशन जब किया जाता है, हम यही जो रेडॉक्स इंडिकेटर या फिर कोई भी इंडिकेटर हम डाल देते हैं जो सुइटेबल इंडिकेटर है। और फिर डालने के बाद जब एंड पॉइंट आ जाता है तभी जस्ट एक सर्टेन कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हमारा कोई एक जो रिएक्ट जो साफ सॉरी से थोड़ा Indicator, acid indicator, basic indicator, phenolphthalein, methyl orange. एसिटिक इंडिकेटर, मिथाइल रेट, मिथाइल ऑरेंज। Yes. यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? जो मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स से बनते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर। बीडी बीडीएस नहीं, वो यस, तो रेडॉक्स पे होता है। तो मैंने मिक्सचर से बनते हैं, सिरोल्स हो गया, थायरोल प्लस सिरोल्स, जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं मिक्सचर। सर पता नहीं था, और एक बार बोल दीजिए सर। थायरोल, सिरोल्स, सो मेनी है, काफी नाम है जिससे हम कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। काफी मेटल है। सर एक चीज जानना है सर, जो ईमेल वो लोग मतलब उधर से सेंड किया गया है, उधर सर लिखा हुआ है नीचे पे, जो इंटरव्यू शुड बी टेकन इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली।
तो मैं दोनों लैंग्वेज से बात कर सकता हूँ, या फिर वो लोग पूछेंगे, या तो आप मुझे बात करना है जैसे तो क्या पूछेंगे? लिखा है, हिंदी या इंग्लिश ओनली? हिंदी एंड इंग्लिश। हाँ, तो आप हिंदी में देंगे या फिर इंग्लिश में, दो में से एक ही चूज कीजिए आप। या उनसे आप पूछ लेना, जब उसमें लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश, तो आप उसमें से पूछ सकते हैं हमें कौन सा। ठीक है सर। सर मैं एक मिनट सर, मैं पहले आपको बोल देता हूँ सर। You will have the option to answer the question in personal interview in Rajbhasha Hindi or English language. You will have the option to answer the question in personal interview. यस, राजभाषा एंड इंग्लिश, यस। एक ही आप चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। ओके ओके, ठीक है सर। इस पर राजभाषा लिखा हुआ है, तो आप हिंदी नहीं है और भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जो लैंग्वेज है हमारी पास। आप अपने बंगाली में भी दे सकते हैं। राजभाषा में तो सर नहीं सर, राजभाषा उसी के बाद हिंदी लिखा हुआ है। अच्छा, राजभाषा हिंदी। हिंदी। राजभाषा में जो पूरी लैंग्वेज है 22 प्लस, वो सारी काउंट होती है ना, एक ही नहीं होती। तो आपको एक ही करना पड़ेगा, वैसे आप पूछ लेना उनसे, कंफर्टेबल अगर है होते हैं तो उनसे पूछ लेना। वी विल आस्क देम, अगर वो बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज। इंग्लिश पे कर देते हैं, ठीक है सर। जैसे आपको जो कंफर्ट लगे वही करना। आप इंग्लिश में अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो रहने देना, हिंदी में तो आप दे सकते हैं, कंफर्टेबल भी है। पता चले आप इंग्लिश में दे दें और कोई प्रॉब्लम है, आप क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे आंसर, तो वो अच्छा नहीं रहेगा ना, क्या फायदा ठीक है सर। है ना। इंटरव्यू का मेन पर्पज ये होता है, आपको रिप्रेजेंट करना है। ये मतलब नहीं है कि आपको हिंदी या इंग्लिश आती है या नहीं। आप अपना जो वर्ड है, वो जो पूछ रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना है बस। चाहे हिंदी में कीजिए चाहे इंग्लिश में कीजिए, है ना। अब यूपीएससी जीएसआई का है, ठीक है यूपीएससी जीएसआई का पेपर प्री भी इंग्लिश में आता है, मेन से। और इंटरव्यू तो हिंदी में भी लोग देते हैं, मैंने देखा है कई लोग हिंदी में दिया है उन्होंने। सर, क्वालिफाई भी हो चुका है। हाँ, क्वालिफाई भी हो चुका है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लैंग्वेज कंफर्ट रहता है। जो इंटरव्यू पैनल वाले होते हैं वो कंफर्टेबल, मतलब वो कॉन्फिडेंट, वो सिंपल आंसर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते। ठीक है सर। ये नेक्स्ट इज, यस, वीडियो ऑफ हो गया है। हाँ सर, एक मिनट सर। ठीक है सर, आगे सर। यस, नेक्स्ट इज टाइटेशन इज थ्री टाइप्स: एसिड बेस, रेडॉक्स एंड कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइटेशन। इनको थोड़ा डिफाइन कीजिए, व्हाट द डिफरेंस ऑफ दिस वन। Sir, in the case of acid-base titration, where generally most of the cases acid is taken in just conical, and base is just we titrate base against as acid against base by using burette, and we use base as drop wise with the help of indicator like phenolphthalein or methyl red, methyl orange. And in the case of redox titration, where a reductant, where a metal ion or is a metal ion or any type of substrate is titrated against
another substrate which is having its opposite property. That means reductant is titrated against a oxidant, or a oxidant titrated against a reductant. As for example, if we can estimate Fe2 plus ion by using KMnO4 minus potassium permanganate solution, where KMnO4 minus as a strong oxidant, and in this case KMnO4 oxidize Mn2 plus and 2Mn3 plus, and we can estimate uh, the concentration of magnesium, the concentration of ferrous ion can be calculated. And in the case of complex symmetry titration, where the given metal ion can be titrate against any chelating agent like EDTA. So there are also two type of titration. One is back titration and another is direct titration. In the case of direct titration, the metal ion is titrated against EDTA solvent, EDTA chelating ligand by using EBT indicator. But in the case of back titration, here we given chelating agent excessively with metal ion, and then it is back titrated against zinc salt by using EBT indicator. Zinc salt means zinc acetate we can use. Yes, what is EDTA titration? Uh, in this case, a metal ion, when the given analyte, when the analyte given to us, then we titrate it against EDTA. So what is happening here? A EDTA just to make a complex with the metal ion, and we all know that EDTA bind with a metal ion as a six dentate ligand. So when EDTA just bind with all the metal ion, then and at first we also add a indicator, that is EBT indicator. So EBT indicator just form a complex with metal ion, and the total and the stability constant of the metal EBT complex is less than a stability constant of metal EDTA complex. And hence, when EDTA is titrated dropwise to that metal and EBT solution, then first EDTA make complex with metal ion, and then when all the metal ion is consumed by EDTA, then EDTA just replace EBT complex from metal ion. So when all the EBT just free from metal ion, then it show its color, and we observe a drastically color change from blue to wine red. So by this uh, we can observe in endpoint, and from this endpoint we can calculate the concentration of given analyte or metal ion. Yes, good. The next one, fifth point is instrumental analysis. What the main application of instrumental analysis? So there are some experiment which can't we do chemically because there are some limitation. Sometimes we don't have any indicator for any type of titration, or we don't have any specific chemicals, or we don't have any chemicals which are having too much which are too much cost effective. So in this case we generally use instrumental analysis. So there are a lot of instrumental analysis, and each of every instrumental analysis having its own importance. As for example, if we talk about XRT, so XRT can there are also two types of XRT. One is PXRT and another is single crystal XRT. So PXRT only just we use the morphology of the powder of the powder sample.
But whereas single crystal XRT, by the single crystal XRT, we can we can understand that crystal structure of the given analyte. And at the same time, there are the various type of instrument analysis like SAM, TEM, FESAM, so TGA. So these are some instrument analysis. Yes, good. Next, first is chromatography. What the main basic application of chromatography and how many type of chromatography? Chromatography, chrome means color and graphy means we know to write. So in this case, we just distinguish or differentiate the total or the total number of chemical present in the given or sublight analyte by using this chromatography technique. There are certain chromatography technique like TLC, then column chromatography. TLC means thin layer chromatography, paper chromatography, some chromatography are also old chromatography, which are also known as preparative chromatography, and gas chromatography, gas phase chromatography, liquid phase chromatography. So there are a lot of chromatography technique. So generally, in laboratory we use column chromatography and thin layer chromatography, and sometimes we can also use preparative chromatography. Yes, good. The basic difference between thin layer chromatography and gas chromatography, gas liquid chromatography. Uh, Especially thin layer chromatography or any type of column chromatography, they are we can do manually and they are very much cost effective. Generally, in the case of thin layer TLC or thin layer chromatography, where a finely powdered silica just paste on a aluminum or plastic foil, and then we just add a then we just give a reaction mixer at the bottom of the chromatography, and when we run this chromatography by a polar and non-polar solvent mixer, and on the basis of the polarity of the solvent, the total amount or the total number of chemical separated total number of chemicals separated in the TLC. So by this we just understand the total number of chemical composition present in this chromatography. But whereas in the case of gas chromatography, when the compound is too much reluctant to separate it in column chromatography, then we use this gas chromatography, where this chemical composition is taken to gas phase state, and then we separate it through chromatography. Obviously, this is an instrumental technique, and we can also attach mass spectra to this chromatography, where we can get the corresponding mass, all that particular compound that's separated by the gas chromatography instrument. Yes. Next one is HPLC chromatography. What the main application of HPLC? High performance liquid chromatography. Um, in the case of when uh, in the case of in this case when the solvent when the product when the chemical species polarity is too much next to each other and very much difficult to separate, so we use generally HPLC, and other case also we can also use HPLC to check kinetic study of a reaction. So in this case HPLC also is a instrumental technique where we just pass our compound to the machine chamber, and then this compound
uh, allowed to passes through column. Generally, there are four compartment, and when the chemical compound passes through the column, then we use different type of solvent mixer, and on the and depending on the polarity of the uh, compound in a given in the given mixer, they are separated and eluted through columns. And at the same time, we also observed graph or plot in the HPLC computer monitor screen. And from this graph, uh, uh, from this graph, and if we integrate this graph, we can understand the total percentage or amount of the chemical species present in that chemical mixture. So HPLC also can give us an idea of total percentage of the reaction, or total percentage of the conversion of the reaction. And if we attach any mass spectra with the HPLC, then we can also get HPLC mass spectra. Yes, good. Next is flame photometry. What is flame photometry? एक्चुअली सर फ्लेम फोटोमेट्री मैंने कभी देखा नहीं, बट मैं जस्ट स्टडीड अ लिटिल बिट फ्रॉम ए बुक, क्रिश्चियन बुक जनरली. सो in this case, just a given analyte molecule is taken to the flame, and obviously this having a very high temperature. So when this molecule is taken to the flame, it is excited and to its high energy state, and at the same time, from the excited state, it also fall its energy, and it also fall to its lower energy, and it emits some energy also, and this emitting energy uh, this emitting energy from this emitting energy, we can calculate about its character. Actually सर, मैं थोड़ा मतलब भूल गया सर. मैं बहुत दिन पहले पढ़ चुका Okay, हूँ no problem. बीएमएससी के टाइम पे. AAS, atomic absorption spectroscopy. AAS, what the main application of AAS and AES, absorption and emission spectroscopy. सर मैं दोनों मतलब भूल गया सर, इसके बारे में Okay, अभी no problem. और अब थोड़ा. इसको देख लेना, अब आप रिवीजन कर लीजिए. यस ना, यू लुक देम, यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस. यस ना, फ्लेम, आईसीपी, आईसीपी है ना, आईसीपी, एईएस, एईएस. इंटरटिकली कपल्ड यस, इंडक्टिव, इंटरटिक कपल कपल प्लाज्मा. प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी. यस, इसको स्टडी कीजिए आप. बाकी एक्सरे मेथड, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? सर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे स्पेक एक्सरे और एक्स एक्सर डी. एक्सरे 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 स्पेक्ट्रो, एक्सरे डिफ्रैक्शन. सर एक्सर डी तो. एक्सरे 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 रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी. नहीं सर, मैं एक्सरे मतलब. स्टेड, ब्रैक्स इक्वेशन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ओ सर, सॉलिड तो स्टेट. सर मैंने तो सर मैंने सर पहले सर आपने तो एक्सर डी के बारे में सर मैं बोल दिया वही जो. यस, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में, एक्सआरडी अलग है. यस, नो प्रॉब्लम. इनको देखना, थोड़ा स्टडी करना, इंस्ट्रूमेंटेशन. एक्सरे एक्सरे, यस. Yes, you have lot of study in titration section. Yes, no. Titration section, and यस suppose if you will be selected in NFL as a chemist or officer, so how you have lot of knowledge in your titration section. So how will you contribute your knowledge in your department chemist for fertilizer?
फील्ड, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, एक्सप्लेन। सर जनरली फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट पे जितना भी काम होता है, अभी तो गैस फेज रिएक्शन हो रहा है, तो गैस फेज रिएक्शन पे जितना भी ईल्ड होता है वो बहुत ही अच्छा ईल्ड हो जाता है। जैसे यूरिया बनाने के लिए हम नेचुरल गैस यूज करते हैं, और नेचुरल यूज जब गैस यूज करते हैं, नेचुरल गैस के साथ नेचुरल गैस के साथ जब हम एमोनिया यूज करते थे तो हमें यूरिया मिल जाते, लेकिन मेन प्रॉब्लम आ जाता है जब हम कोई एनएफएल अभी बहुत सारे केमिकल भी प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड, फिर एमोनियम नाइट्रेट। सो देयर आर सम केमिकल्स व्हिच आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एनएफएल। So, जब this type of chemical which having its acidic property or basic property, especially they are ionic in nature. So, to check their quality and at the same time to check their strength of the particular chemical that produced or quality of that particular chemical, we need to check by titration process. So by titration, we can calculate their strength. And we can calculate their strength by using any uh, other any titrant. So जितना भी मैं टाइटेशन में पढ़ चुका हूँ, वही टाइटेशन के हेल्प लेके मैं जितना भी केमिकल जो है जिनका एसिडिक और बेसिक नेचर है और जिसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, वो मैं अच्छे से वही सब केमिकल का जो स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ होता है और जो क्वालिटी होता है वो मैं चेक कर सकता हूँ। Is what the role of chemist in NFL department? Generally, role of a chemist is to analyze and detect the acid or basic radical or chemicals in a given analyte to a chemist. Yes, why you want to join in NFL as a chemist officer? एक्चुअली मैं एमएस बीएससी करने के बाद फिर मैं एमएससी किया, और फिर कुछ साल मैं जितना भी एग्जामिनेशन है जिनका केमिस्ट्री एप्लीकेशन है, लाइक जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन और अदर्स पीएसयू एग्जामिनेशन मैंने दिया। क्योंकि मुझे मतलब मुझे इतना जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे मेरा लाइफ केमिस्ट्री के ऊपर ही जो एप्लीकेशन बेस्ड काम है वही मैं मुझे करना है जॉब। और जब मैंने मुझे एनएफएल का जो नोटिफिकेशन जब मैं मेरे पास जब मैं देखा एनएफएल नोटिफिकेशन, तो तब जॉब प्रोफाइल देखने के बाद मुझे पता चला वो एनएफएल केमिस्ट वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं इवन आफ्टर मेरा पीएचडी और if I get chance to NFL with MSc degree also, I can just fulfill my desire. Actually, I want to I want to choose chemistry as a career, not not सर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया सर। देयर नो प्रॉब्लम, उसको ट्राई करना है, इसीलिए हम प्रैक्टिस करना है लास्ट टाइम पे। यस गुड, आपने अच्छा किया है, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा ओवर करके आइए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे। लास्ट आपके पास जो टाइम है अभी, एक हफ्ता, तो उसमें 1 वीक प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जो हमारी नॉलेज है लास्ट की, वो रिवाइज हो जाएगी। यस, तो आप देख लीजिए आपके। सर एएफएम एएफएम एएसएम मतलब इधर से भी वो पूछ सकते हैं सर, इतना डीपली आ सकते हैं इधर? देखो स्पेक्ट्रो है ना, टाइटर वैसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एएस एईएस वगैरह कर लेना।
क्योंकि वो मेन मेजर पॉइंट मतलब होता जो बेसिक बेसिक नॉलेज है वही मैं पढ़ के है। हाँ, जा रहा हूँ बेसिक फिर। पढ़ लेना, एप्लीकेशन क्या है, क्या डिफरेंस है, बस इतना ही रहता है। कोई भी टॉपिक आपसे कोई पूछता है ना, तो उसका मेन एप्लीकेशन, डिफरेंस और यूजेस अगर आप बताएंगे ना वन बाई वन पॉइंट, तब तक हो जाएगा। तब तक वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, तब तक आप काफी चीज बता चुके होंगे।